नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला और मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। कृषि कानून पर अब तक की सबसे बड़ी खबर आने के साथ ही अब पांसा पलट चुका है। जिस कानून को पिछले 48 दिनों से चल रहे आंदोलन के दौरान 8 दौर की बैठक के बाद केंद्र सरकार लाजमी बताती आ रही थी, उसी कृषि कानून को अब सुप्रीम कोर्ट ने लागू करने से रोक दिया है। इसके संकेत तो सुप्रीम कोर्ट ने कल की अपनी सुनवाई में ही दे दिए थे, लेकिन अब तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 लोगों की कमेटी का गठन किया है, जिसके सदस्य भारतीय किसान यूनियन के भूपेंद्र सिंह मान, डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी, कृषि विशेषज्ञ अशोक गुलाटी और अनिल धनवंत बनाए गए। और इसी कमेटी की मदद से सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करेगा। तो दूसरी ओर अगले आदेश तक नए कृषि कानून पर रोक भी लगा दी गई है, लेकिन इस रोक के बावजूद भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने यह साफ कह दिया, किसानों का धरना इसी तरह से जारी रहने वाला है। इस बीच 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस को लेकर किसानों की परेड में ट्रैक्टर्स के साथ शामिल होने की तैयारियां भी थी, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी जारी कर दिया है। दूसरी तरफ किसानों के आंदोलन में शामिल कुछ प्रतिबंधित संगठनों की आशंका को लेकर कोर्ट ने पुलिस पर पूरी जिम्मेदारी सौंप दी है। इन सब के बीच किसानों ने अपनी बात दो टूक कही है कि उनकी घर वापसी कानून वापसी के बाद ही होगी, लेकिन फिलहाल रोक बीच में है और अब नजरें कोर्ट और कोर्ट की बनाई गई कमेटी पर टिकी हुई है। कोर्ट की तरफ से लगाई गई इस रोक के बाद कितना असर होगा और इस रोक को लेकर किसानों की आगे की रणनीति क्या है, इन तमाम सवालों के जवाब अगले 1 घंटे की इस बहस में जानने की हम कोशिश करेंगे। मेघना, और बिल्कुल किसान और एक तरफ सरकार दोनों की जो दलीलें हैं वो कोर्ट में पेश की गई। उसके बाद कोर्ट की टिप्पणी क्या कुछ रही ये आपको बताते हैं। कोर्ट ने कहा कि विभाग कृषि मंत्री का है, प्रधानमंत्री को आने के लिए नहीं कहेंगे और कमेटी बनाई जाएगी। गणतंत्र दिवस को लेकर कोर्ट ने क्या कि गणतंत्र दिवस को क्या बाधित करने की जरूरत है, हम केस को जीवन और मौत की तरह नहीं देख रहे हैं। कानून को लेकर भी कहा कि अभी कानून की इंप्लीमेंटेशन पर रोक लगी है, इसे रोका नहीं गया, कानून को नहीं रोका गया, बल्कि सिर्फ इंप्लीमेंटेशन पर अभी के लिए रोक लगाई गई है, यानी कि आगे जो भी आदेश आएगा उसके अकॉर्डिंग काम किया जाएगा। बिल्कुल, और इसमें किसानों ने दलीलें दी है कि कोर्ट हम सबकी आखिरी उम्मीद है। वहीं पर कोर्ट ने टिप्पणी की है कि हम इस उम्मीद को बरकरार रखेंगे। किसानों की दलील, किसान कल की बजाय अभी आए और जमीन कॉर्पोरेट घरानों को देने की तैयारी हो रही है। इसमें कोर्ट ने कहा कि अंतरिम आदेश में कहेंगे कि जमीन कहां जाएगी। बैठक में पीएम क्यों नहीं शामिल हुए, विभाग कृषि मंत्री का है, पीएम को आने के लिए नहीं कहेंगे, यह भी कोर्ट ने कहा है। कोर्ट हम सबकी आखिर उम्मीद है कि गणतंत्र दिवस को बाधित करने की तैयारी है, यह कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। और बिल्कुल कोर्ट ने साफ तौर पर जो संदेश कल दिया था, आज आदेश भी वैसा ही कुछ आया है। सरकार को फटकार कर लगाई गई थी और आज इंप्लीमेंटेशन को लेकर भी एक तरह से रोक लगा दी गई है। इससे यह बात तो जाहिर है कि कोर्ट इस मामले को लेकर काफी गंभीर है। जब कोर्ट ने पहले ही कहा था कि आप इस बातचीत का हल निकालिए और नहीं निकल रहा है तो हम कोई एक्शन लेते, तो वाकई अब कोर्ट ने एक्शन भी लिया है। और सबसे बड़ी बात कि जब किसानों और सरकार से कहा गया कि कमेटी के लिए अपने अपने सदस्यों के नाम दीजिए, तो किसानों ने उसमें भी आने से एक तरह से इनकार कर दिया। ऐसे में कोर्ट ने यह कहा कि अगर आप कमेटी नहीं बनाएंगे, न्यायिक प्रक्रिया है, हम खुद कमेटी बना रहे हैं और यही कमेटी आगे बताएगी कानून में आगे क्या कुछ होना है, ये कानून लागू होंगे या फिर नहीं। लेकिन फिलहाल के लिए आंदोलन को लेकर तमाम तरह की कोशिश कोर्ट करेगा कि आंदोलन रुक जाए और जिस तरह से आंदोलन किया जा रहा है कहीं ना कहीं उस आंदोलन के तरीके को बदलने की भी कोशिश कोर्ट कर रहा है, क्योंकि इससे पहले कोर्ट बार बार यह भी कह चुका है कि अपने हक के लिए दूसरे के हक को मारना सही नहीं है। बिल्कुल, और इसमें मेघना ये भी देखने वाली बात होगी कि अब कोर्ट ने जिस तरह से न्यायिक प्रक्रिया की बात कही है, तो न्यायिक प्रक्रिया का एक पूरा ढांचा होता है। उसमें यह सबसे पहले देखा जाएगा कि जो कानून लाया गया है क्या वो विधायिका के अधिकारों के अंतर्गत आता है, क्योंकि संसद के पास अनंत शक्ति है किसी भी विषय पर कानून बनाने की, लेकिन यह भी शक्ति है सुप्रीम कोर्ट के पास कि वो इस बात की विवेचना कर सकता है, इसका वो एक तरह से रिव्यू कर सकता है कि क्या जो भी कानून बनाया गया है विधायिका के द्वारा वो संविधान के ढांचे के अनुरूप है या नहीं है। कहीं संविधान के ढांचे को, जो मूल ढांचे की एक थ्योरी है सुप्रीम कोर्ट ने दी हुई थी, उसको कहीं छेड़ा तो नहीं गया है, क्या मौलिक अधिकारों का हनन तो नहीं हुआ। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी जो आर्टिकल रहेंगे वो आर्टिकल 20 और 21 रहने वाले हैं, क्योंकि इसमें आपको जीने का अधिकार मिलता है। और क्या इन कानूनों के जरिए किसानों के जीवन पर कोई दुष्प्रभाव पड़ेगा, क्या उनके जीने के अधिकार को कहीं ना कहीं चोट पहुंचेगी, तो इन सारी की सारी चीजों पर अब सुप्रीम कोर्ट एक तरह से रिव्यू करने वाला है। और अंतरिम आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम ये बताएंगे कि कोर्ट ये कहेगा जमीन को लेकर कॉन्ट्रैक्ट होगा या फिर नहीं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर आगे बातचीत की जाएगी। और ये भी कहा है कि गणतंत्र दिवस को लेकर बाधित करने की क्या जरूरत है, यानी कि साफ तौर पर एक और संदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि गणतंत्र दिवस को लेकर जो तैयारियां किसान आंदोलन के द्वारा की जा रही है, किसान जो उसमें मौजूद हैं, जो विरोध कर रहे हैं कृषि कानून का, उनके द्वारा की जा रही है, उन तैयारियों को लेकर भी एक तल्ख टिप्पणी कोर्ट की तरफ से की गई है। यानी कि आने वाले गणतंत्र दिवस में जब
जब कल सुनवाई हुई तब कोर्ट ने कहा था कि पुलिस प्रशासन इसकी तैयारी देखे, जहां पुलिस प्रशासन को हिदायत दी थी, और दूसरी ओर आज किसानों से भी एक तरह से संदेश के जरिए कहा है कि गणतंत्र दिवस को बाधित ना किया जाए। बिल्कुल, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी हमारे लिए एक तरह से वो पूजा है, क्योंकि ये वही तारीख है जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था और इसको अंगीकार किया गया था। इसी के चलते कोर्ट ने ऐसी टिप्पणी की है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर गणतंत्र दिवस पर एक छवि बनेगी तो उससे पूरे विश्व में गलत संदेश जाएगा कि भारत में जो लोकतंत्र के मापदंड हैं उनको कहीं ना कहीं चोट पहुंच रही, या सरकार के ऊपर भी इसमें क्वेश्चन मार्क लग सकता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की टिप्पणी की है, और न्यायपालिका पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा अगर गणतंत्र दिवस किसी तरह से बाधित होता है, कि क्या न्यायपालिका वहां पर ठीक से काम नहीं कर पा रही है। ये तमाम सवाल पूरी तरह से उठाए जा सकते हैं, जो विश्व पटल हैं, जो तमाम देश हैं, उनके सामने गलत संदेश न जाए। इसलिए भी कोर्ट ने कहा है कि आपके पास आंदोलन करने का, आपके पास हड़ताल करने का, आपके पास प्रदर्शन करने का अनंतिम अधिकार है। और इसमें आपको एक बार यहां पर यह भी बता देते हैं कि कमेटी में कौन कौन से सदस्य होने वाले हैं। उसमें आपको हम एक बार यहां पर दिखाएंगे कि कमेटी में किस तरह के मेंबर्स होने वाले हैं। इसमें अर्थशास्त्री भी होंगे, इसमें किसानों के प्रतिनिधि भी होंगे, इसमें सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता भी होंगे। क्योंकि देखिए मेघना, इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि एक बार यह विवेचना की जाए कि क्या अर्थव्यवस्था को इससे बूस्ट मिलेगा या इससे नुकसान होगा। सुप्रीम कोर्ट के वकील को जिस तरह से इसमें शामिल किया गया है, इसमें अनिल धनवंत हैं, ये इसमें शेतकारी संगठन के हैं, डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान के हैं, अशोक गुलाटी इसमें हैं, ये कृषि विशेषज्ञ हैं, और भूपेंद्र सिंह मान है इसमें भारतीय किसान यूनियन के हैं। तो इनको इसलिए इसमें शामिल किया गया है ताकि एक मोटा इसमें आइडिया लगाया जा सके कि क्या इससे अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा, क्या किसानों के अधिकारों का यहाँ पर हनन होगा, और क्या इस पैटर्न को अपनाने के बाद हमारी कृषि और ज्यादा डेवलप हो सकती है और ज्यादा उन्नत हो सकती है। बिल्कुल आलोक, और एक और बड़ी बात की जो बड़ा बयान अब आया है कृषि आंदोलन में जो भी लोग शामिल हैं, जो मुख्य रूप से लगातार एक्टिव रहे हैं उनकी तरफ से, कि चाहे कुछ भी हो जाए ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा, तब तक कानून वापस नहीं ले जाता। यानी कि अब भी जो किसान बैठे हुए धरने पर कहीं ना कहीं वो कोर्ट को एक उम्मीद की तरह देख जरूर रहे हैं, लेकिन आंदोलन से पीछे हटने को तैयार नहीं। उनका कहना है कि कानून वापसी होगी तो ही आंदोलन खत्म होगा, घर वापसी हमारी होगी। ऐसे में कोर्ट भी आगे क्या कुछ करेगा इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। लेकिन कोर्ट ने इसीलिए कमेटी बनाई क्योंकि किसान जो है इस मामले को लेकर आगे आने को तैयार नहीं थे। यानी कि दोनों के बीच सामंजस्य बिठवाना सरकार और किसानों के बीच अब कोर्ट के लिए बेहद जरूरी होगा। और साफ तौर पर कोर्ट ने यह भी कहा है कि यहां पर मुद्दों का हल निकालेगी, जो कोर्ट है, जो कमेटी है, वो मिलकर मुद्दों का हल निकालेगी, मुद्दों को सुलझाएगी। बिल्कुल, हमारे साथ तमाम इसमें गेस्ट जुड़े हुए। अभिषेक वाजपेयी हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस है, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। हरिवंश श्रीवास्तव है, प्रवक्ता बीजेपी है, हमारे साथ जुड़े हुए। वंदना सिंह, प्रवक्ता सपा है हमारे साथ। अजय शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं। शिव कुमार त्रिपाठी, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट, हमारे साथ कुछ देर में जुड़ जाएंगे। और बीसी प्रधान, किसान नेता, हमारे साथ जुड़े हुए। तो सबसे पहले अजय शर्मा, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से यह तस्वीर सामने आई कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले एक संकेत दिया था, और संकेत भी सुप्रीम कोर्ट का एक तरह का निर्देश ही होता है, अप्रत्यक्ष वो निर्देश कहा जाता है। ना तो सरकार ने इस पे ध्यान दिया, ना ही किसान संगठनों ने। दोनों अपनी जिद पर अड़े रहे। एक की जिद थी कि हम तो इसको लाकर रहेंगे, और दूसरे की जिद थी कि हम इसको रोल बैक करा के रहेंगे। अब इसमें आगे का रास्ता क्या हो सकता है? देखिए, जिस तरीके की स्थिति हमने देखी और हमने यस और नो के अंदर इसको फंसते हुए देखा, और बीच का कोई भी रास्ता निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। तो बीच का रास्ता निकलेगा कैसे? तो बीच का रास्ता जो है कोर्ट के थ्रू ही निकलेगा, और वो जो है मामला वहाँ पहुँचा, और गणतंत्र दिवस हमारे सामने है। तो सारी जो देखिए, अभी तक हमने पिछले जो 48 दिनों में जितना भी कुछ समझा है, सभी ने इसके जो है संवैधानिक रूप के ऊपर तो कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया है, प्रक्रिया के ऊपर जरूर प्रश्न चिन्ह लगा है। ये पॉलिसी है, और यदि ये तो इस पे पूरा जो विवाद है वो इसी ढंग से इसको देखा जा रहा है कि आखिरकार मैं इसको जो देखता हूँ, अपना पर्सनल मेरा है, ये सिर्फ अधिकारों की लड़ाई है, सेंट्रल वर्सेस स्टेट। हम संघवाद की हम जो बात करते हैं कि किसके पास में कितने अधिकार हैं, और इसीलिए ये मामला जो है कॉन्स्टिट्यूशनल ना होकर एक अधिकारों की लड़ाई हो गया है कि किसके पास कितने अधिकार हैं। क्या सेंटर के पास में, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में इस तरह के कानून बनाने का अधिकार है या नहीं? जैसे अभी आप बात कर रहे थे 20 और 21 की संविधान की, ऐसे ही जो है आर्टिकल 14 की भी अगर हम बात कर लेते हैं, तो किसके पास में कृषि, वाणिज्य, ट्रेड, वो सब राज्यों के पास में आता है, तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड है। तो जब यहाँ पर राज्य सोच रहे हैं कि भाई जब हमारे पास में ये सब सारे अधिकार हैं तो सेंट्रल कैसे बना सकता है, लेकिन हमें इसके पीछे जाके देखना पड़ेगा। 1954 में जब नेहरू प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इसके अंदर संशोधन किया और इसको जो है जिस तरीके से इम्प्लीमेंट किया, और उसके बाद ये चीज़ें बदल गई। आपको याद होगा 1951 में जब 9th शेड्यूल लेकर आए लैंड रिफॉर्म को लेकर, किस तरीके से सब कुछ किया गया। बिल्कुल। तो आप यदि
इसको कॉन्स्टिट्यूशनली तो आप इसको डिनाई कर ही नहीं सकते हैं। दो सुप्रीम कोर्ट में पहले गिर जाएगा। एंट्री 26 और 27 को यदि आप डिस्कस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं तो एंट्री 33 को भी आप भूल नहीं सकते हैं, जो अधिकार देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि 26 की सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में जो भी पॉलिसी आएगी उसको स्टेट गवर्नमेंट को मानना ही पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो सारी लड़ाई जो मैंने समझी है वो अधिकारों की है कि भाई हम ये हमारे अधिकार है और हम सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम नहीं करेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ ये लड़ाई है और जो मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होगी इसी के ऊपर होगी कि आपको ये कानून मानने पड़ेंगे। बिल्कुल। बीसी प्रधान जी, देखिए प्रधानमंत्री क्यों नहीं शामिल हो रहे हैं मीटिंग्स में, आपसे क्यों नहीं मिल रहे हैं, ये आपका हमेशा सवाल रहा है। यानी कि किसान आंदोलन में जो भी किसान बैठे हुए हैं उनका ये सवाल रहा है और आरोप भी रहा है कि भाई प्रधानमंत्री क्यों नहीं हमसे बात करते हैं। इसका जवाब आज सुप्रीम कोर्ट ने आपको दिया। दूसरी ओर ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कमेटी बनाई गई है, भाई जितने मुद्दे होंगे उनका समाधान सुप्रीम कोर्ट करेगा, लेकिन आगे आने वाले वक्त में कानून कितना सही है या फिर गलत ये कमेटी तय करेगी। आपको क्या उम्मीदें हैं सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि आपके कई प्रश्नों के उत्तर आज आपको मिल गए होंगे सुप्रीम कोर्ट के जरिए। जी मेघरा जी, ये जो आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है हम लोग स्वागत करते हैं और इसमें आप लोगों का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मीडिया जो है, मीडिया बंधुओं ने हमारा जो ये बहुत अच्छे स्तर से जो इसको उठाया और आगे तक हमारी पहुंच पहुंचाई, तो उसका संज्ञान लेते हुए आज हमने सुप्रीम कोर्ट में रोक लगाई। तो इसमें कहीं ना कहीं ये बीजेपी की जो एक जो कहते हैं ना कार्यप्रणाली जो काम कर रही है वो कहीं ना कहीं दर्शाते हैं कि भाई ये इनके कार्यप्रणाली ठीक नहीं है किसानों के प्रति। क्योंकि अगर किसानों इसमें ये बिल होता तो रोड पे किसान नहीं बैठते। और ये जो सुप्रीम कोर्ट ने आज ये निर्णय जो दिया है ये कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि आप किसानों के पक्ष में नहीं है। आप जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें जो करते हैं, आज आपको दिखा दिया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि आप जो है आप ठीक काम नहीं कर रहे। नहीं वीसी प्रधान जी, कोर्ट ने ये कहा है कि आप सही तरीके से बातचीत नहीं कर पा रहे, मुद्दों को सुलझा नहीं पा रहे, अभी कानून को लेकर कुछ नहीं कहा है उन्होंने। आपके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़ा किया है। लगाई है ना जी, कानून के इम्प्लीमेंटेशन पर अगले आदेश तक रोक लगाई है। कानून रद्द नहीं किया है वीसी प्रधान जी, कानून रद्द नहीं किया है, अभी रद्द नहीं किया है, लेकिन रोक तो लगाई है ना जी। तो एक सवाल जो खड़ा हो रहा है वो 8 दौर की वार्ता में जो हमको समझा नहीं पा रहे हैं, मतलब ऐसा क्या कारण रहा जो 8 दौर की वार्ता में नहीं समझा पाए। तो ये एक बड़ी बात है ना जी किसानों के लिए। तो अब भाई ये जो ठीक है, सत्ता पक्ष के पास आज हम जाएं, इससे पहले आज हम एक बार विपक्ष के पास जाना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को भी ये समझना चाहिए कि सरकार किसानों ने बनाई थी 2014 और 2019 में आपको कितना बहुमत दिया। तो आपने जो ये जो बिल लेके आए ऐसे समय में आप लेके आए उसको कि ऐसा जो संकट का समय था इसमें आप लोग खुद मना कर रहे थे कि चलिए ठीक है, उस पर तो अभी मंथन हो जाएगा। ठीक है बीसी प्रसाद जी, मैं आपके पास आऊंगा। एक बार हम वंदना जी के पास चलते हैं। वंदना जी, काफी समय से आप सक्रिय राजनीति पर रही हैं, आपको क्या लगता है क्या इस तरह की कंडीशन पहले देश में कभी देखी है? सुप्रीम कोर्ट ने संकेत तो दिया था सरकार को, आप एक बार इनको स्टे कर लीजिए, आप जो इसका एक तरह का इफेक्ट पड़ने वाला है आप उसकी प्रभावता को आप रोक लीजिए और उसके बाद आप लोग बातचीत कर लीजिए, लेकिन सत्ता पक्ष ने सुना नहीं। देखिए इस देश में ऐसा पहले कभी नहीं देखा जो आज की हमारी जो सत्ता है भाजपा जिस तरह का व्यवहार किसानों के साथ कर रही है। हमारे ख्याल से जब से ये हिंदुस्तान आजाद हुआ है किसी भी पार्टी ने, किसी भी गवर्नमेंट ने, चाहे वो कांग्रेस की रही हो, चाहे बीच में थोड़े थोड़े दिनों के लिए कोई और भी आए हो साथ में, उसमें किसी ने इस तरह का व्यवहार नहीं किया है। जिस तरह से किसानों को प्रताड़ित कर रहे हैं, उनको एक तरह से गालियां दी जा रही है कि आप खालिस्तानी है, कभी कोई कुछ कहता है, इनके नेता तरह तरह के विवादित बयान देते हैं जिसपे प्रधानमंत्री जी हमारे मौन, वो मन की बात जरूर कर लेते हैं रेडियो में आके, सब जगह आके, लेकिन जहाँ किसानों की बात आती है वो जाते हैं कच्छ में बात करने, वो जाते हैं मंदसौर में बात करने जहाँ पे शिवराज चौहान ने गोलियां चलवाई थी किसानों के ऊपर। तब प्रधानमंत्री जी कहा, फिर कहा जाता है प्रधानमंत्री जी को बहुत दर्द है किसानों के लिए। दर्द है तो प्रधानमंत्री जी खुद क्यों नहीं बैठकर इस बात का हल देते हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी? प्रधानमंत्री जी इतने सक्रिय हैं, आप हर जगह पे उनको आप देखिए, रोज वो रहते हैं कहीं ना कहीं किसी वार्तालाप में, उनका ट्विटर पे है, कभी टेलीविजन में, सारे, तो क्यों नहीं वो ऐसा कर रहे हैं? उनको
ऐसी कौन सा अहम है जो उनको रोक रहा है, मुझे ये ठीक है वंदना सिंह जी, लेकिन इसका जवाब आज कोर्ट ने दिया है कि ये कृषि मंत्री का विभाग है, इसमें प्रधानमंत्री को आने के लिए नहीं कह सकते हैं। कोर्ट ने आज ये जवाब दिया जब लगातार किसानों की तरफ से ये सवाल पूछा गया है। जवाब देने दीजिए, एक जवाब देने दीजिए आप कृषि मंत्री जी को। प्रधानमंत्री इस लोकतंत्र देश के प्रधानमंत्री हैं, जिनको हमने चुन के भेजा, हम सब ने चुन के भेजा है। 60% किसान है जिसने चुना है प्रधानमंत्री को। ये कृषि मंत्री कौन होते हैं कहने वाले कि प्रधानमंत्री नहीं आएंगे हमारे बीच में? और कृषि मंत्री खुद जो कहते हैं कि हम किसानों के बेटे हैं, उनके मन में दर्द नहीं किसानों के लिए? उनको समझ में नहीं आता किसान के साथ क्या हो रहा है? ये किस तरह के कृषि मंत्री? ठीक है, जवाब ले लेते हैं एक बार। हरीश चंद्र जी, जिस तरह से लगातार तस्वीरें सामने आई, आपके सामने अब एक सवाल तो देखिए खड़ा हुआ है। हरीश जी से अभी हमारा संपर्क नहीं हुआ है, तो जिस तरह से अजय जी आपने देखा होगा कि सरकार के पास पूरा का पूरा मौका था, 40 दिन का मौका आप कहिए, या अगर हम पंजाब के किसानों की माने तो लगभग 90 दिनों से अधिक का समय हो चुका है जब वो आंदोलन कर रहे हैं। सरकार के पास भी पूरा मौका तो था ना एक बार कि अगर कानून में कहीं कोई दिक्कत है तो आप ये बोल सकते थे आगे बढ़कर कि ठीक है, जब तक सहमत नहीं बन जाती तब तक हम इसको रोक रहे हैं। देखिए, सरकार ऐसा कर सकती थी, लेकिन जो वार्ता हमने देखी 8 दौर की वार्ता, मैं 9 दौर की वार्ता कहूँगा, इसमें हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह की मीटिंग भी शामिल है, तो 9 दौर की वार्ता हो गई। 9 दौर की वार्ता रही और 9 दौर की वार्ता जो है असफल रही और किसी न किसी बिंदु पर जो है सहमति नहीं बन पाई। कभी हम किसी बिंदु पर समझते थे कि यहाँ पर सहमति नहीं बन पाई। यदि एक वार्ता के अंदर 8 किसान नेता बैठे हैं, 10 किसान नेता बैठे हैं, 6 सहमत हैं, 4 ने मना कर दिया। इसको लेकर राकेश टिकैत का बयान भी आया जो अखबारों में छपा है कि कुछ किसान नेता जो है सहमत नहीं होते हैं, वार्ता को असफल कर देते हैं, ये भी हमने सुना है। तो देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिरकार ये जो लड़ाई है, मैंने अभी पहले भी देखा कि किसान डिप्लोमेटिक होते जा रहे हैं। डिप्लोमेटिक बयानबाजी हमने देखनी और सुननी समझनी शुरू कर दी थी। हमें ऐसा लग रहा था कि ये किसान आंदोलन ना होकर एक राजनीति हो रही है और इसके अंदर सीधे सीधे सरकार को घुटने पर झुकाने की कोशिश की जा रही है और ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि आपको कानून बनाने की समझ नहीं है, आपको पता नहीं है कि कानून कैसे बनेगा। हम बताएंगे कानून कैसे बनेगा, वो बनाओ जो हम चाहते हैं। होती है वो बिल्कुल सीधे कानून मंत्रालय के पास जाता है, कानून मंत्रालय इसमें अपनी अनुशंसाएं देता है कि ये संविधान के अनुरुद्ध नहीं है, ये संविधान की पूरी की पूरी भावना के उसके साथ है। बिल्कुल, तो ये पूरी जो विधि मंत्रालय है वो इसमें बताता है कि ये जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है विधेयक का, वो संविधान के खिलाफ नहीं है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। इसीलिए मैंने जो स्टार्टिंग की वो एंट्री 26, 27 और एंट्री 33 का जिक्र किया मैंने कि किस तरह से अधिकार मिलता है। मैंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी जिक्र किया, उन्होंने किस तरीके से इसके अंदर संशोधन किया था और ये रखा था क्योंकि वो जो है समाजवाद के पैरोकार थे। जब उन्होंने लैंड रिफॉर्म को लेकर, किसानों को लेकर जो है जब पास किया बिल वगैरह, रूल्स वगैरह बनाए, सब कुछ दिया, तो कुछ राज्य जो है वो नहीं कर रहे थे। तो उनका अगर राज्य अपनी मनमानी पे उतर आएंगे तो भारत सरकार को, यानी कि देश के प्रधानमंत्री को एक्शन लेना पड़ेगा। तब उन्होंने उसके अंदर संशोधन किया और उसको इंप्लीमेंट कराया। आज वही चीज है, आज हम उसी को जो है समझने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आप कहते हैं कि मूल ढांचे के साथ में इसमें बदलाव किया गया है या नहीं किया गया है, वो कोर्ट में डिसाइड हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट देख लेगा, बिल्कुल होगा। प्रक्रिया पे सवाल उठ रहे हैं कि साहब आपने वोटिंग नहीं कराई, वो हमने सबने देखा। मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूं, जैसे वंदना सिंह कह रही थी कि ऐसा आज तक हमने नहीं सुना। मैं 1990 में लेकर जाना चाहता हूं। आप 1990 में चले जाएं, आरक्षण बिल आया था, वीपी सिंह लेकर आए थे, कितना शोर हुआ था, कितना हंगामा हुआ था, कितने आत्मदाह हुए थे और पूरा देश लगभग 1 साल के लिए रुक गया था। तो क्या आरक्षण बिल लागू नहीं है? लागू है, आज भी लागू है। ईडब्ल्यूएस भी आ गया और भी बहुत सारे रिजर्वेशन चल रहे हैं और आज भी चल रहे हैं। वो बहस का वो उस पर छुटपुट बहस आज भी होती रहती है, लेकिन कानून में संशोधन हो सकता है, लेकिन रोल बैक नहीं हो सकता। वो अभिषेक वाजपेयी हमारे साथ जुड़े हुए कांग्रेस के हैं, का यहाँ पर पक्ष रखेंगे। अभिषेक, आपको क्या लगता है, कौन जीता कौन हारा, या अभी न्यायिक प्रक्रिया शुरू हुई है, अभी थोड़ा सा इंतजार आपको करना चाहिए बोलने से पहले? देखिए आलोक जी, बात यहाँ पे जीत हार की नहीं है, बात यहाँ पे अपने हकों के लिए है। जो भी किसान भाई जो अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं, उनके हकों की मांग के लिए। एक प्रधानमंत्री जिसके पास इतना समय नहीं है कि वो किसान भाइयों की समस्या को निवारण कर सके, और चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री जी कहीं पे भी चले जाते हैं, गृह मंत्री जी अपना पूरा जा करके पूरा फोकस करते हैं, जा करके वहां की परेशानियों को समाधान देते हैं। मैं आपको रोक रहा हूं बीच में। एक मंत्रालय के अंदर एक हियरार्की है, वो जो है बातचीत कर रही है, कृषि मंत्री बात कर रहे हैं और देश की नंबर 2 की पोजीशन पर गृह मंत्री अमित शाह बात कर रहे हैं, तब भी आपकी बात नहीं बन रही। लेकिन आप प्रधानमंत्री को लेकर आना चाहते हैं। कल को आप कहेंगे देश के राष्ट्रपति भी आ जाए हमसे बात करने के लिए,
तो क्या ऐसे मसलों पे बातचीत करने के लिए जो है देश के प्रधानमंत्री को आना चाहिए, या कल को आपकी डिमांड है अगर आपकी मांग जायज होती तो सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर नहीं करना पड़ता, कहना नहीं पड़ता, प्रधानमंत्री बीच में नहीं आएंगे? बोलिए। मेरी बात समझिए। ये प्रधानमंत्री इतिहास के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपनी छवि कई कैटेगरी में बना रखी है। और उस चीज को आप ध्यान कीजिए कि ये प्रधानमंत्री जब कहीं से जाते हैं तो लोगों के बीच मेल मिलाप भी करते हैं, लोगों से मिलते भी हैं, हंसी मजाक भी करते हैं। तो क्या किसान भाइयों की समस्याओं के लिए उनके पास इतना समय नहीं था? वो अपना समय निकालते मन की बात करते हैं। तो क्या मन की बात करने वाला प्रधानमंत्री आज इतना समय नहीं निकाल सकता? ठीक है अभिषेक जी, लेकिन ये तो कोर्ट की टिप्पणी है ना, ये तो कोर्ट की टिप्पणी है। अगर कोर्ट हल निकाल रहा है तो उसे निकालने दीजिए। अगर कोर्ट ने ये कहा है कमेटी बन रही, क्योंकि पहले कमेटी बनाने के लिए कहा था कि सदस्य सामने आए, लेकिन किसान सामने नहीं आए। उन्होंने कहा कि नहीं, कमेटी के लिए हम नाम नहीं देंगे। कोर्ट अपने तरीके से अगर काम कर रहा है और ये कहता है कि प्रधानमंत्री नहीं आ सकते हैं क्योंकि ये कृषि मंत्री का विभाग है, तो कोर्ट की टिप्पणी पर आखिर किसी को एतराज कैसे हो सकता है? देखिए, हम सभी लोग कोर्ट का सम्मान करते हैं और उसका सजदा भी करते हैं, ठीक है, लेकिन बात को समझने वाली बात आप समझिए कि जब कोई न्यायिक प्रक्रिया अपना जजमेंट देने के बाद वो भारतीय जनता पार्टी की गोद में अगर कोई व्यक्ति बैठ जाता है जाकर के, तो क्या आपको लगता है कि पूरी तरीके से सुचारू रूप से सारी व्यवस्था दुरुस्त है? नहीं तो गोद पर जाकर कौन बैठ गया, बताइए एक बार, खुलकर बोलिए ना। फिर आप मुझे नाम बोलने की जरूरत नहीं है, सभी पूरी दुनिया ने देखे होगा, इसके लिए बारे मुझे नाम बोलने की जरूरत नहीं है, सभी समझदार हैं, ठीक है। तो हम न्याय प्रक्रिया में सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें संदेह के घेरे में भी आ जाती है। हम सब मानते हैं क्योंकि आखिरी समाधान जो होता है वो कोर्ट में नहीं, तो आपकी बातों से तो ये भी बात साबित होती है ना कि आपको कृषि कानून से ज्यादा आपत्ति तो मोदी पर है कि मोदी जी क्यों नहीं आए। हमने नहीं, आपने शायद मेरी बातों को ध्यान नहीं दिया। सुना मैंने, तभी बोला मैंने। उनको समय निकाल करके वार्ता करनी चाहिए थी। इस देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रधान सेवक है, जो अपने आप को प्रधान सेवक बोलते हैं, तो सेवक का मतलब ही यही हो गया ना कि भाई अन्नदाता हैं, वो भी हमारे अन्नदाता हैं, वो हम उनके ऋणी हैं। तो क्या एक सेवक जा करके अन्नदाता के पास समाधान नहीं निकालने जा सकता? बिल्कुल निकाल सकते हैं। ठीक है, हरीश जी के पास एक बार चलते हैं, जवाब ले लेते हैं उनका। हरीश जी, आपको आज क्या लगा जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे दिया है, इस पर रोक लगाई है, क्या लगा आपको कि आप यहां पर जा सकते थे ना? हरीश जी, आवाज आ रही है आप तक? हाँ जी, हरीश जी, आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है, आज आपको कहीं ना कहीं एहसास हुआ क्या कि ये काम हम भी कर सकते थे, सुप्रीम कोर्ट को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती? देखिए, जहाँ तक सवाल का सरकार का सवाल है और सरकार के प्रयास का सवाल है, सरकार बहुत जो प्रतिबद्धता के साथ किसानों की समस्या के निदान के लिए जब से आगे मोदी जी की सरकार आई है काम कर रही है। और ये जो किसान आंदोलन के विषय को भी आपने सरकार के दरवाजे किसान नेताओं से बात करने के लिए हम तक खुले रहे, 8-8 9 दौर की बात हुई। सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा था कमेटी बनाने को, सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा था कमेटी बनाई जाती है, उसमें विशेषज्ञ और बाकी लोग होते हैं, जो भी आपको समस्याएं हैं इसमें आप उनको बताइए, कमेटी पहुंचेगी तो संशोधन कर दिए जाएंगे। लेकिन ये जो एक बार बार केवल ये बात कहना, अभी भी आपने कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय के इस आदेश के बावजूद कई लोग कह रहे हैं कि साहब हम ये नहीं मानेंगे। तो ये जो अड़ियल रुख है, कानूनी रीति आप अपनी जो समस्या है उसको बताइए। अब माननीय उच्चतम न्यायालय कमेटी बना रहा है। ठीक है हरीश चंद्र जी, अगर अड़ियल रुख कहीं ना कहीं किसानों का है तो सरकार का भी है, और कोर्ट ने ये बात कही है कि आप लोगों से हल नहीं निकल पा रहा तो हम एक्शन लेते हैं, जो कोर्ट ने किया है। खैर, आगे उस पर आपकी प्रतिक्रिया लूंगी, लेकिन फिलहाल बीसी प्रधान जी, देखिए, आने वाले गणतंत्र दिवस को यानी कि 26 जनवरी को आप लोगों ने ट्रैक्टर रैली की प्लानिंग की थी, जिसके लिए आपने रिहर्सल भी किया एक तरह से। अब उसको लेकर भी कोर्ट ने टिप्पणी की है, तो क्या अब कोर्ट जब बीच में मैदान में आ गया है, एक उम्मीद की किरण जाग गई है, उसके बाद भी आप लोग ट्रैक्टर रैली निकालेंगे 26 जनवरी को? बीसी प्रधान जी सुन पा रहे हैं? जी 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 मैम, मेघना जी बोलिए। बीसी प्रधान जी, 26 जनवरी के लिए क्या तैयारियां हैं आपकी, क्योंकि इसको भी लेकर कोर्ट ने टिप्पणी की है। अगर आप उम्मीद रखते हैं कोर्ट से
और सुप्रीम कोर्ट आपके लिए भी काम करे, सरकार के लिए भी करे और इस मुद्दे का हल निकाले। तो ऐसे में आने वाले गणतंत्र दिवस पर आप जो कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं, एक ट्रैक्टर रैली, वो आप करेंगे? जी बिल्कुल, वो उसमें कहीं कोई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं, ऐसा कोई वो नहीं आया है कि आप रैली मत करो या आप अपना जो प्रदर्शन बंद कर दो। नहीं, सवाल तो उन्होंने किया है, ये कोर्ट ने सवाल किया है। बीसी प्रधान जी, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि गणतंत्र दिवस बाधित नहीं होना चाहिए। नहीं, गणतंत्र दिवस बाधित क्यों करेंगे? हम देश के नागरिक नहीं तो बोल तो रहे हैं ना तमाम किसान संगठनों के नेता कि हम वहां पर ट्रैक्टर ले जाएंगे, हम वहां पर सड़कें खोद देंगे। हम इस देश के सबसे बड़े देशभक्त किसान ही हैं, आप इस बात को मान लें। दुनिया मानती है, दुनिया मानती है, कोई इनकार नहीं कर रहा। हम शांति प्रिय तरीके से जाएंगे, बिल्कुल अनुशासन में हम सारा काम करते हैं। आज 43 दिन हमें बैठे हो गए हैं, जब आज तक आपने कोई अप्रिय घटना नहीं सुनी तो आगे भी आप सोच सकते हैं कि आगे हम क्या करेंगे। बीसी प्रधान जी, इससे पहले जब सुनवाई कोर्ट की हुई थी तब कोर्ट ने यह कहा था कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन में घटना हो सकती है। वो इसलिए कहा था क्योंकि ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं, तमाम त्योहार आप वहीं सड़कों पर बैठकर मना रहे हैं, ढोल नगाड़ों के साथ आप लोग नारेबाजी कर रहे हैं, ऐसे में तो कुछ भी हो सकता है। मेघना जी, आप एक बार बताइए, कभी खालिस्तानी, पाकिस्तानी और ये दुनिया भर के आतंकवादी क्या क्या इन लोगों ने बताया था? किसानों को कब कहा गया? नहीं, आज तक कोई ऐसी घटना सुनी है आपने? किसान को क्या क्या बोला इन लोगों ने? वो सरकार बोल रही है जो हमने बनाई थी जी, जो हम लोगों ने बनाई थी, आज वो हमारे लिए क्या क्या बोल रहे हैं। ठीक है, जब वोट लेने के समय से हम ज्यादा बताते हैं। ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि ये खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, ये देखो अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, इसका मतलब समझ नहीं आया ना इनके मंशा क्या है। ये किसानों के लिए सरकार बनी थी या कारपोरेट घरानों के लिए? ठीक है, एक बार हम इसमें जवाब लेते हैं। वंदना जी, जिस तरह की तस्वीरें सामने आई उससे देखिए अब क्या फैसला होगा ये तो अभी कोई नहीं जानता है। सरकार के पक्ष में जाएगा, किसानों के पक्ष में जाएगा, या दोनों का सामंजस्य बनेगा भी ये कोई नहीं जानता। लेकिन कहीं ना कहीं ये अंकुश का काम तो देखिए जरूर करने वाला है लोकतंत्र में, क्योंकि सरकार के अंदर भी कुछ ना कुछ अहंकार का भाव तो आया था। जिस तरह से नोटबंदी का कानून आया गया, उसमें पहले किसी से राय नहीं ली गई, जीएसटी लाया गया, विरोध हुआ, उसके बाद भी उसमें पक्ष नहीं सुना गया। तो क्या किसानों ने एक तरह से यहां पर अंकुश की भूमिका निभाई है क्या? जी, जैसा आपने कहा मैं आपसे सहमत हूँ। कहीं ना कहीं किसानों ने इनको इनके अहंकार क्या है कि जो चाहे मनमानी करे, ना किसी विपक्षी पार्टी से इन्होंने सलाह की, ना किसानों से कोई सलाह की। ताबड़तोड़ इन्होंने बिल पास करके राष्ट्रपति से उनके दस्तखत करा के किसी से, और कोई भी उनको किसी से विचार विमर्श करने की कोई जरूरत इन्होंने नहीं समझी। और इसके बाद इन्होंने विंटर सेशन भी बंद कर दिया। आप चुनाव प्रचार में जा रहे हैं लेकिन विंटर सेशन पार्लियामेंट का नहीं बैठ रहा है। क्यों? क्योंकि शायद ये विपक्ष इनको घेरता। ये तो पूरी मनमानी चल रही है यहाँ पे। लोकतंत्र में इस तरह की मनमानी नहीं होती है। हमारे किसान भाइयों बहनों ने, किसानों ने ये लगाया है इनको, एक तरह से हाथ लगाया है जैसे आपने जैसे उसकी हिंदुस्तान में बांट दिया। हर चीज का जवाब नहीं करता है, पाकिस्तान पहुंच जाते हैं, पहुंच जाते हैं। अब कोई चीज फेल कर जाए तो कह देंगे वो तो नेहरू ने किया था। मतलब हर चीज का जवाब है, सब कुछ पार्टियों पक्षों ने, और ये चाइना या पाकिस्तान आ रहा है, ये सब दूध के धुले हुए, जो ये कहे वही सच है। पिच भी इनकी, पट भी इनकी, ये इनका राज्य है। अब आप इनका देख लीजिए नोटबंदी से क्या हालत हुए, कुछ सुधरा? 15 लाख रुपए ये देने वाले थे सबको, गरीबों को, किसी को हुआ? सबके खाते खुलवाए जा रहे थे, क्या मिला किसी को? वंदना सिंह जी, यहाँ पर एक और सवाल है मेरा। अभी आप सरकार क्या कुछ कर रही है उस पर बातचीत कर रही हैं, और सरकार के रवैये से कोर्ट नाखुश है, ये कल की सुनवाई में कोर्ट ने कहा। एक और रवैया सरकार का सामने आया था जब सरकार का अहंकार है, अहंकार है सरकार का। जब दिसंबर में किसान यात्राएं निकाली जा रही थी, किसान रैलियां निकाली जा रही थी, तब समाजवादी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता थे उनको नजरबंद किया गया। ये आरोप समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, तमाम चेहरों ने लगाया था। उनका कहना था कि सरकार ने हमें नजरबंद किया है, और सरकार का कहना था कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो आगे आ रहे हैं इस किसान यात्रा में, वो अराजक तत्व का काम कर सकते हैं। तो इसे आप क्या मानेंगे फिर? मतलब जो विपक्ष की पार्टियां हो वो अराजकता फैला सकती हैं। हाँ, ये लोग खड़े होके कहें देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को, वो नहीं है। कैसी बातें ये लोग करते हैं, कैसे तर्क वितर्क देते हैं।
मुझे तो इनका समझ में नहीं आता। इनके कपिल मिश्रा खड़े होकर वहां पे इस तरह की बयानबाजी करते हैं। इनके दूसरे नेता दिल्ली में खड़े होकर कहते हैं मुसलमान हमारी बहनों के साथ, तो सब मुंह से निकालना भी नहीं उचित समझती हूँ जी। अनुराग ठाकुर जी जो इनके मंत्री हैं, वित्त मंत्री है, वो भी स्टेट मिनिस्टर, वो कहते हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो चलो। इस तरह की शब्दावली को इस्तेमाल करता है किसी के लिए। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं दोहरा रवैया अपनाया जाता है। ठीक है अभिषेक वाजपेयी जी, देखिए सरकार ने एक तर्क पहले भी रखा था। आऊंगी वंदना जी, आपके पास भी फिर से आऊंगी। अभिषेक जी, आपने सुना होगा कि पहले सरकार ने ये तर्क रखा था कोर्ट के सामने कि कुछ राज्यों के किसानों को दिक्कत है, बाकी राज्य के किसान बिल्कुल खुश है, जहां पर ये कानून लगभग लागू होना शुरू होने वाला है। हालांकि अब भी जब कोर्ट ने कहा कि हम आपके रवैये से खुश नहीं हैं, या फिर जिन राज्यों के किसानों को आपत्ति है वो कमेटी के पास आकर दर्ज कराए, तब भी सरकार की तरफ से यही दलील रखी गई कि भाई कुछ राज्य के किसान हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, कुछ ही संगठन है, 41 तो संगठन है, वो यहाँ पर बैठे हुए, बाकी संगठन तो खुश हैं। इसको लेकर आप क्या मानते हैं? देखिए, सरकार की कथनी और करनी दोनों में बहुत अंतर है। आप देखिए कि सरकार किसी भी प्रदर्शन को तोड़ने में कितनी चालें अपनाती है, इस चीज को आपको देखना चाहिए किसी भी प्रदर्शन में रहा हो। और जब किसान भाइयों ने आंदोलन किया, एक जगह से चला, सब पूरे देश ने उसका साथ दे रहे हैं और सारा देश एक साथ हो गया है। और उसके बाद सरकार अगर ऐसी बात कह रही है, कुछ दिन बाद आपने देखा कि आंदोलन को तोड़ने में नाकामयाब रहे, और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि देखा, कहा कि सरकार के साथ किसान भाई आ गए हैं। और उसी के तुरंत बाद आपको याद दिला दूं कि माननीय प्रियंका गांधी जी ने 2 करोड़ किसान भाइयों के सिग्नेचर के साथ जब आगे बढ़ रही थी, जा रही थी, तब उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तार नहीं किया गया था, हिरासत में लिया गया था, दोनों में अंतर है। लेकिन देश और जनता नहीं भूली है। देखिए, सरकार किसी भी प्रदर्शन को तोड़ने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। जब सरकार किसान भाइयों के ऊपर गोली चलवा सकती है, लाठी चार्ज करवा सकती है, आंसू गोश्त के गोले छोड़वा सकती है, तो वो कुछ भी कर सकती है। रामलीला मैदान याद है ना आपको अभिषेक जी? रामलीला मैदान में क्या हुआ था मनमोहन सिंह के कार्यकाल में? जबकि किसान भाइयों ने अपने खून से इस देश को सींचा। नहीं अभिषेक जी, सुनिए अभिषेक जी, यहाँ पर किसान आंदोलन कर रहे हैं, अब तक सरकार ने उनको वहां से हटाया नहीं, उन पर लाठियां नहीं भाजी है। रामलीला मैदान वाला केस तो आपको याद है ना, रातों रात किस तरह से फोर्स भेजकर आपने उसको खाली कराया था। आपको याद दिला दूं सरकार, यही जब किसान भाइयों के ऊपर गोली चली थी तो राजनाथ सिंह जी ने क्या कहा था? बीच बचाव करने के लिए आए थे, उसके बाद तब वो आए नहीं आए? वही राजनाथ सिंह जी जब उन्होंने बोला था किया था किसान भाइयों को कोई समस्या होगी तो सबसे पहले मैं अपनी पार्टी का विरोध करके आऊंगा। क्या एक बार भी राजनाथ सिंह जी आए? हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता और जितने भी किसानों के पास उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ने लगे। अच्छा ठीक है, राजनाथ सिंह नहीं आए, राजनाथ सिंह नहीं आए अभिषेक जी, राजनाथ सिंह नहीं आए, चलिए ठीक है। सुप्रीम कोर्ट अब आया बीच में, अब उस पर आस्था तो है ना आपकी? सुप्रीम कोर्ट पर तो आस्था है। करता है कि एक व्यक्ति जो सिर्फ कहना जानता है, करना नहीं जानता है। आप चुनाव प्रचार के लिए जा सकते हैं, लेकिन देश की समस्या को हल करने के लिए आपके पास समय नहीं है। और आप बोल रहे हैं ठीक है, बहुत बढ़िया जनाब, चलिए ठीक है। शिव कुमार त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं। एक बार इनसे भी पूरे के पूरे मामले को हम समझ लेते हैं। शिव कुमार जी, जिस तरह से आपको याद होगा अच्छी तरह से 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का केस हुआ, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि जो विधायिका है और जो न्यायपालिका है उनके बीच की लाइन क्या है। उसके बाद 1973 का आपको केस याद होगा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। उसके बाद 1980 मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। इन सभी में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि जो संविधान का ढांचा है उसके साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अब क्या यह उम्मीद लगाई जा सकती है कि इन कृषि कानूनों में भी उन्हीं पूरी की पूरी थ्योरी के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन दे सकता है या इन कानूनों का रिव्यू कर सकता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पास तो असीमित पावर है और वो इस बारे में कोई भी निर्णय दे सकता है अपने संविधान के दायरे में रहते हुए, जो भी उसके अधिकार हैं। और इसको देखते हुए ये माना जाता है कि सुप्रीम कोर्ट इस पे लंबा अपना विचार करेगी और सारी चीज़ों को, तथ्यों पर हर एक जो भी समस्याएं आई हुई हैं और जो राज्यों के बीच के और केंद्र सरकार के बीच बात की है कि उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट एक विशेष गाइडलाइन अब जो है जारी करेगी।
ऐसा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने मन बना लिया है कि सारे पहलुओं पर विचार करना जरूरी है, क्योंकि कानूनों में जो भी देखिए वो मामले सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाते हैं, और उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट अब चाहती है कि ऐसा दिशा निर्देश दे जिससे कि लोगों की समस्याओं का और कानून बनाने वालों के बीच में जो भी सामंजस्य स्थापित किया जा सके, ताकि कोई बाद में ये रोज मामला जो है न्यायालय के सुपुर्द न हो। और इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट कोई ना कोई गाइडलाइन देना चाहेगी, और हमें ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सारे तथ्यों को ध्यान में रखते ही आज इस पे जो है स्थगन आदेश जारी किया है। और इस आदेश के अनुपालन में उन्होंने जो कमेटी बनाई है, कमेटी अपने विचार लोगों से करेगी, किसानों से, और उनके राय को लेकर सुप्रीम कोर्ट को अपना सौंपेगी। इसमें जो किसान संगठनों का कहना है कि जिस तरह से जो जीवन जीने का अधिकार दिया संविधान ने, आर्टिकल 20 हो गया, आर्टिकल 21 हो गया, उसके तहत भी क्या इसमें बहस की जाएगी कि कृषि कानून आने के बाद किसान के जीवन में कितना प्रभाव पड़ने वाला है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस कानून के चलते उनका जो जीवन जीने का अधिकार है उस पर भी कहीं ना कहीं ग्रहण लग सकता है? अब सुप्रीम कोर्ट को तो ये विचार करना पड़ेगा कि ये कानून अभी देखिए जब सितंबर से लागू हो गया है, अध्यादेश तो मई में आया था, तो उसके बाद क्या रिजल्ट आ रहे हैं, क्या चीज हो रही है, किसानों की कितनी समस्याएं बढ़ रही घट रही हैं, उसको सारी चीजों को समीक्षा करेगा और सारे रिपोर्टों को देख के ही कोई निर्णय ऐसा पास करेगा जो सारे लोगों को ठीक बैठे। और इस संबंध में अपनी जो है गाइडलाइन भी मेरे ख्याल से कोई जारी करेगी। सुप्रीम कोर्ट उम्मीद की किरण बनकर आया है और उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पूरे मामले को सुलझा दे। हरिश्चंद्र जी, देखिए कल भी ये कहा गया था सुनवाई में कि सरकार के रवैये से सुप्रीम कोर्ट नाखुश है, और इससे एक बड़ा संदेश दिया गया था कि सरकार आगे आए, कमेटी के लिए नाम दे और किसान भी आगे आए। हालांकि किसानों में इतनी नाराजगी है कि वो अब भी कह रहे हैं कि आंदोलन जारी रहेगा जब तक कानून वापसी नहीं होगी। 8 दौर की बातचीत के बाद आखिर हल तो नहीं निकला, लेकिन इतना बड़ा एक तरह से ये कहना कि आपके रवैये से सुप्रीम कोर्ट नाखुश है, और दूसरी ओर किसानों का ये कहना कि बिल वापसी जब तक नहीं होगी तब तक हमारी घर वापसी नहीं होगी। ऐसे में ये कहीं ना कहीं आपकी जो जिम्मेदारी थी उस पर सवाल खड़े करता है। सरकार प्रारंभ से ही किसान भाइयों की समस्याओं के हल के लिए पूरी तरह से मिलकर कल्पित है, लेकिन कहीं न कहीं इसके पीछे जो राजनीति है वो इस समस्याओं के समाधान उपलब्ध नहीं करने दे रही है। और ये उम्मीद है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है तो माननीय उच्चतम न्यायालय का जो आदेश है उसका भाई मानेगी और ये जो समस्या है उसके समाधान पड़े। ठीक है, उच्च न्यायालय ने तो ये भी कहा है कि आप लोगों की जिम्मेदारी थी, उस जिम्मेदारी को आपने नहीं निभाया है। बीसी प्रधान जी, देखिए आने वाले वक्त में कहा जा रहा है कि अब कहीं ना कहीं पूरे मामले का समाधान हो जाएगा, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जहां आप लोग आंदोलन कर रहे हैं वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है, कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जा रहा है। इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि सरकार से ही कहा है कि आपने अर्जी क्यों नहीं लगाई थी, लेकिन कोरोना गाइडलाइंस को लेकर आप क्या कुछ मानते, क्योंकि आंदोलन जहां पर हो रहा है वहां पर बड़ी संख्या में लोग बैठे हैं, इसको लेकर लापरवाही क्यों बढ़ती जा रही है अब तक? मेघना जी, ये सरासर बिल्कुल जो है इनकी एक तानाशाही वाला कहते हैं ना, जैसे कि अपनी चलनी है दूसरे की चलानी नहीं है कुछ भी। अभी ये बिहार में यहाँ अभी उसमें क्या उसको बोलते हैं, अभी कहाँ चुनाव हुए, बिहार में ही तो हुए थे, तो अभी बिहार में जो चुनाव हुए थे वहाँ हमारे मोदी जी, अमित शाह जी ये सब रैलियां कर रहे हैं कई कई लाखों की। वहाँ आपने देखा कोई पालन हुआ? अभी बंगाल में अभी अमित शाह जी गए थे और हमारे अभी नड्डा जी अध्यक्ष जी अभी गए थे वहाँ पे, और लाखों की भीड़ थी, वहाँ कोई पालन हुआ? और हमारे यहाँ पे तो फिर भी जो है लोग अपने एक दूसरे को समझते हैं कि भाई हमें जिस तरीके से पालन करना चाहिए, और गाँव में ये बीमारी है भी नहीं। आप समझ सकते हैं कि गाँव में कितने लोग आपको बीमार मिले होंगे या किसी को कोरोना हुआ हो, तो यहाँ बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये सब लोग आपस में एक दूसरे को समझते हैं कि भाई एक दूसरे से कितना हमें दूर रहना है, क्या करना है, वो सब हम लोग समझते हैं यहाँ। लेकिन ये लोग क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि कोरोना के नाम पे आप इनको डराओ और इनको भगाओ। लेकिन तो कोरोना से मतलब डर नहीं लगता क्या? डरना नहीं चाहिए कोरोना से, वैसे भी मतलब स्वाभाविक तौर पर। भाई साहब ये एक बात तो बताओ, ये हमारे लिए है क्या? ये आप लोगों के लिए नहीं है क्या? ये हमारे लिए है क्या? नहीं तो ये किसने कहा है? ये अब तक किसने कहा है कि ये किसी एक के लिए? सबके लिए है ना, हमारे लिए। जब बीजेपी के लोग रैली कर रहे हैं तो वहाँ ये पालन नहीं होता, ये क्या है? मतलब ये तो दोयम दर्जे का कानून हो गया ना फिर।
ठीक है अब ये शिव कुमार जी, किसानों के लिए- शिव कुमार जी देखिए, कोर्ट की किसानों तरफ से के लिए- पहले भी सरकार से कहा गया था कि मरकज मामले को लेकर सरकार ने कुछ सीखा या नहीं, किसान सुरक्षित हैं या नहीं, कोरोना संक्रमण उन्हें हो सकता है नहीं, ये सरकार को अभी नहीं पता है, तो जांच करनी चाहिए, गाइडलाइंस वहां पर जो है लागू करनी चाहिए, उनका पालन करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो किसान नेता कह रहे हैं कि भाई कोरोना सबके लिए होना चाहिए, रैलियों में अगर वहां पर गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया तो हम भी नहीं करेंगे। ये तो बात सही है कि अगर सरकार अपना रवैया इस हिसाब से रखेगी कि वो खुद अपना पालन नहीं करेगी तो जी। संदेश यही जाएगा कि ये नहीं पालन कर रहे हैं जिनकी उन्होंने कानून पालन करने के लिए कहा है, तो मैं कैसे करूं। ये ही एक विचारधारा लेके ही सारे लोग चल रहे हैं, बोल रहे हैं। अब वहाँ पे रैलियां हो रही हैं, वहाँ पे कोई नहीं है, तो ये इनका भी कहना जायज है। और जब तक सरकार इसमें आगे नहीं बढ़ती है तब तक ये सारी चीजों पे रोक नहीं लगाई जा सकती है। और जो है किसान अपनी बातों पे फिर अड़गे ही रहेंगे। और इसके लिए सरकार को ध्यान देना पड़ेगा कि हम अपना पहल करें, हम भी जो भी अपनी कार्यक्रम करते हैं उसमें बिल्कुल सरकार को भी एक संदेश देना चाहिए, और जिस तरह का संदेश पहले दिया गया उससे शायद किसान अब मानेंगे नहीं, क्योंकि जाहिर तौर पर रैलियां हुई भी थी। आज जी देखिए, पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट मैदान में आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कल भी जो बातें कही उसके बाद अपना आदेश दिया है। आदेश में कहा गया कि कमेटी डिसाइड करेगी कानून को लेकर, और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अभी हार जीत किसी की नहीं हुई है, हम कानून को लेकर बात ही नहीं कर रहे हैं, कानून को लेकर तब बात करेंगे जब रिपोर्ट आ जाएगी। उससे पहले फिलहाल हमारा मकसद यह है कि आंदोलन जो हो रहा है उसमें क्या कुछ हो रहा है, जो मुद्दे सरकार और किसानों के बीच फंसे हुए हैं उन्हें सुलझाया जाए। क्या उम्मीद है, कैसे सुलझाया जाएगा, कितना वक्त लग जाएगा, और वाकई इस आंदोलन का हल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई कमेटी से निकल पाएगा? देखिए, मुझे पूरी तरह से विश्वास है इसका हल जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही निकलेगा, क्योंकि हमने 48 दिन में 9 दौर की वार्ता देख ली, उसका हल नहीं निकला। तो जो रिपोर्ट बनकर आएगी उसके अंदर जो समीक्षा होगी और जो रिपोर्ट वो बताएगी वो बताएगा। इसके अंदर मैं अभी जो पैनल देख रहा था, जो नाम आपने दिखाए, इसके अंदर से एक नाम मैंने लिखा है डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी का। डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी जो अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति और अनुसंधान से जुड़े हुए हैं, इनकी रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि ये जो रिफॉर्म है, मैं इसको बिल नहीं कह रहा हूँ, इसको मैं रिफॉर्म कह रहा हूँ, कृषि के अंदर रिफॉर्म है ये। अगर जब कोई रिफॉर्म होता है तो इतने बड़े विरोध का सामना करना पड़ता है या इस तरह की घटनाएं होती हैं। इसीलिए मैंने रिजर्वेशन का जिक्र किया, जब वीपी सिंह ने उसको लागू किया था तो किस तरह के हालात बने थे। तो सरकार ये जानती थी इस तरह के हालात बनेंगे, तभी कहा कि एक ऑर्डिनेंस लेकर आए, कोरोना के समय में कर दिया, ये सब कुछ हुआ। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद हमें बहुत बड़े स्तर पर विरोध देखने के लिए मिलता, लेकिन फिर भी हमने उसको बहुत छोटे रूप में देखा है। लेकिन वो जिस तरीके से एक मैसेज आया है वो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट अब संज्ञान लिया है, उस पर डिस्कस होगा, उस पर चर्चा होगी, हर क्लॉज के ऊपर बातचीत होगी, चाहे वो संवैधानिक रूप से हो, चाहे वो जो है पब्लिक इंटरेस्ट के रूप से हो, कि जैसे आपने अनुच्छेद 21 का आपने जिक्र किया, जीवन जीने के अधिकार के ऊपर, कि उसके ऊपर भी चर्चा होगी, क्या ये उसके अगेंस्ट है। एक चीज पे जरूर चर्चा होगी जिस पे मैं समझता हूं सरकार को करना चाहिए था, कि उन्होंने जब आप कोई भी ऐसा कानून बनाते हैं जो कि जनता के हित के लिए होता है या फायदे के लिए होता है, तब आपको पब्लिक से या उनके से जुड़े संगठनों से बातचीत करनी चाहिए। आपने उनसे बातचीत नहीं की, यहाँ पर आपकी एक चूक है, ये आपको करनी चाहिए थी। अब जैसे वकील साहब बैठे हुए हैं, अगर आप कोई भी क्लॉज है या कोई भी अपराधी है, आप उससे नहीं पूछेंगे ना कि हम आपको कौन सी IPC के तहत सजा देंगे या नहीं देंगे, इसमें बदलाव करें या नहीं करें, वो अपराधी है। लेकिन जहाँ पर कानून जो जनता के फेवर के लिए होता है या उसके हित के लिए होता है, वहां पर आपको डिस्कस करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, ये प्रक्रिया है। तो इसके ऊपर जो बातचीत नहीं हुई, ये यहाँ पर जो सवाल उठता है, इस पर बातचीत होगी। तो वंदना जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। वंदना जी, जिस तरह से आपने देखा होगा राजनीति में इस पूरे के पूरे आंदोलन के दौरान जो सबसे बड़ा विरोध रहा विपक्ष का, वो ये रहा कि मोदी जी बात नहीं कर रहे हैं। भले ही मन की बात में वो लोगों को संबोधित कर रहे थे, वर्चुअल माध्यम से किसानों से उन्होंने बातचीत की। क्या कृषि कानून का विरोध करना ज्यादा जरूरी था कि मोदी जी का किसानों से बात करना ज्यादा जरूरी था? जबकि अमित शाह बात कर रहे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर बात कर रहे हैं, पीयूष गोयल बात कर रहे हैं, राजनाथ सिंह बात कर रहे हैं, क्या इतना काफी नहीं है क्या? नहीं, जैसा कि आपने कहा कि लोग, अगर आप आज की मौजूदा सरकार की बात करते हैं तो कहा जाता है मोदी सरकार, भाजपा सरकार नहीं कहते हैं मोदी सरकार। यहाँ सर्वे सर्वा मोदी जी हैं, उसके बाद नंबर 2 पे अमित शाह जी, उसके बाद पता नहीं कौन आता है, तो किसी को नहीं पता। तो मोदी जी जब मुखिया हैं और मोदी जी की सरकार है, तो मोदी जी क्यों नहीं बात कर रहे हैं? जी, मैं आप ही की बात को मान लेता हूँ, मोदी सरकार मान लिया, मैं बीच में रोक रहा हूँ, सुन लीजिए, मैं आप ही की बात को मान रहा हूँ। मोदी सरकार मोदी जी की चलती है, तो क्या अमित शाह, राजनाथ सिंह
और नरेंद्र तोमर बिना मोदी जी से विचार विमर्श किए कोई भी फैसला ले सकते हैं क्या? कोई भी बात कह सकते हैं क्या? अजय जी का प्रश्न है, अजय जी का प्रश्न है, फिर आप मोदी जी को बीच में लेकर क्यों आ रही है? मोदी जी के दिल में किसानों के लिए बहुत दर्द है कहा जाता है, तो फिर मोदी जी तभी लैंड रिफॉर्म आया। वार्तालाप कर रहे हैं, मोदी जी क्यों नहीं वार्तालाप कर रहे हैं? वर्चुअल माध्यम से तो उन्होंने बात की ना किसानों से, बिल्कुल की। मोदी जी को प्रधानमंत्री जब वो गुजरात गए, कच्छ गए, तब उन्होंने किसानों से बात की, मध्य प्रदेश के किसानों से बात की, मन की बात में उन्होंने बात की, बनारस से भी कहा। में बैठे हुए किसानों से बातचीत नहीं करेंगे मोदी जी। मोदी जी बात करेंगे कच्छ में जाके, मोदी जी वीडियो कमाल की बात है, मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, जहाँ भी वंदना जी संबोधित कर सकते हैं ना। वंदना जी मतलब विपक्ष को, वंदना जी मतलब विपक्ष को मोदी जी की मन की बात अच्छी नहीं लगती क्या? अरे मन की बात तो सुन सुन के हम लोग का मन खराब हो चुका है। मोदी जी को बोले कुछ काम की बात कर लें हम लोगों से। किसानों का जो मुद्दा अटका हुआ है उसमें कौन सा ऐसा अहम मोदी जी का लघु हो गया है कि मोदी जी उस पर पीछे नहीं हट रहे हैं या वार्तालाप करने को तैयार नहीं है किसान भाइयों बहनों से? ऐसी कौन सी बात है? 60% है वहाँ यहाँ के किसान, यहाँ की रीढ़ की हड्डी है हमारे देश। किसान प्रधान देश कहा जाता है, ये किसान प्रधान देश के प्रधानमंत्री हैं, ये कॉर्पोरेट। वंदना जी एक यहाँ पर सवाल ये भी है, वंदना जी एक सवाल ये भी है कि बहुत सालों से जब से शांता कुमार कमेटी ने ये बताया था, एफसीआई की एक कमेटी बनी थी शांता कुमार कमेटी, उसने लिखित में ये रिपोर्ट दी थी कि केवल 6% किसान ही अपनी फसल को एमएसपी पर बेच पाता है, 94% नहीं बेच पाते हैं। विपक्ष को ये मालूम था, लेकिन जब मोदी जी कुछ बिल लेके आ गए तभी आखिर विरोध क्यों किया गया? तो क्या इसको, अगर हम इसको मोदी विरोध ना कहें तो फिर इसको क्या कहें? क्योंकि एमएसपी पर तो पहले भी नहीं बेच पा रहे थे। मोदी जी जब मर्जी आती है उसके बिल ले आते हैं, जो जैसा मर्जी आता है वैसा बिल। अरे भाई पार्लियामेंट किस लिए है? विपक्ष किस लिए है? तो ये बिल भी तो पार्लियामेंट के थ्रू आया है। आप हर जगह बोलते हैं कांग्रेस मुक्त भारत, विपक्ष मुक्त भारत बनाना चाहते हैं आप। कैसे बन जाएगा लोकतंत्र में? कभी नहीं बिना विपक्ष के कैसे हो जाएगा? हमेशा रहेगी, विपक्ष जनता की आवाज है। आप गला नहीं घोट सकते हैं इस लोकतंत्र का। तानाशाही नहीं रहेगी इस देश में। देखिए मैंने ये चर्चा सुनी थी राज्यसभा के अंदर, जो है आपकी पार्टी के प्रोफेसर रामगोपाल जी बोल रहे थे और नरेंद्र सिंह तोमर से ही बात कर रहे थे। उन्होंने बिल के ऊपर अपनी बात रखी और बहुत ही बखूबी तरीके से अपनी बात रखी। तो ऐसा नहीं है कि बातचीत नहीं हुई, डिस्कस हुआ, सब कुछ हुआ, वहीं से बाहर निकल कर आया है। सारी लड़ाई अभिषेक जी बोलिए, कुछ आप बोल रहे हैं वहीं की है कि अधिकार किसके हैं, राज्य के या केंद्र के? केंद्र राज्य के अधिकारों की लड़ाई है, अभिषेक जी नहीं है। लिया गया था। इस तरीके से आपको अगर मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बन करके बैठना चाहिए। कोई बात नहीं, आपके फेवर में बोलूंगा तो कह देना कि बाकी लोग कह देंगे कांग्रेस के प्रवक्ता बन जाइए। यदि मैं सपा के फेवर में बोलूंगा तो लोग कह देंगे सपा के प्रवक्ता बन जाइए, यानी कि सही बात कहने पर प्रवक्ता बन जाइए। ये तो गलत बात है। तो वाजपेयी जी नहीं, गलत बात है, तो नहीं गलत बात है। मैं विनम्रता से कह रहा हूँ गलत बात है। इस तरह की बातें मत कीजिए। मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ। अभिषेक जी आप दरअसल व्यक्तिगत आप क्यों होते हैं बार बार? अभिषेक जी सुनिए अभिषेक जी, जिस तरह से आप मेहमान के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं, अभिषेक जी सुनिए अब आप मेरी एक बात सुनिए। अभिषेक जी 1 मिनट। अभिषेक जी, वंदना जी आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं। अभिषेक जी 1 मिनट सुनिए। उसने क्या नाम है लिखा के काफी प्रयासों के बाद। हाँ ठीक है, सारी बातें आपकी ठीक है। अभिषेक जी सुनिए तो सुनिए अभिषेक जी, वो यहां पर अपनी बात रख रहे हैं, अजय जी अपनी बात रख रहे हैं। वो किसके पक्ष में रख रहे हैं, किसके पक्ष में नहीं रख रहे, वो जनता को फैसला करने दीजिए ना। आप इतनी जल्दी व्यक्तिगत क्यों हो जाते हैं? समाधान के बारे में बात बोले दो, उनका ये अधिकार बोलता है। अरे भाई समाधान के, इसीलिए मैंने 9 शेड्यूल की बात की 1951 से। वंदना जी कुछ इसमें बोलना चाह रही पर आया जब आपके वंदना जी बात रखिए। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संशोधन किया। वंदना जी आप थोड़ा पहले स्टडी कर लीजिए, जान लीजिए पहले क्या किया था आपके प्रधानमंत्री ने उस वक्त 1954 में। उसके बाद बात कीजिए। अभिषेक जी आ रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं, थोड़ी देर में आ रहा हूं। ठीक है वंदना जी आप बोलिए। जी मैं आपसे माफी चाहती हूँ, मैं जाना चाहती हूँ। मैं सिर्फ एक बात यहाँ कहना चाहती हूँ जी। मोदी जी इस देश के हम सब के प्रधानमंत्री हैं और हम सब की उनसे रिक्वेस्ट है इसका समाधान करें। देश जो है बड़ी संकट घड़ी से निकल रहा है। बहुत अच्छी बात बोली आप। बहुत सारी समस्याएं हैं इस देश में, बेरोजगार है, कोरोना काल है, महामारी से हम लोग गुजर रहे हैं। कम से कम इस
समस्या का हल मोदी जी के हाथ में है, इसका हल मोदी जी को करना चाहिए। ये कोई भाजपा, कांग्रेस या सपा का यहाँ पे कोई भी वो नहीं है। यहाँ सवाल इस देश का है, देश के किसान का है। मोदी जी आगे बढ़े और इस समस्या का समाधान करें। इससे मोदी जी का अहम नहीं कोई होगा, इससे मोदी जी बड़े ही दिखेंगे और मोदी जी को इतिहास अच्छे से जानेगा। बहुत अच्छी बात आपने बोली। मुझे उम्मीद है मोदी जी को इतिहास की बहुत चिंता है। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ। ठीक है बीसी प्रधान जी, देखिए यहाँ पर बार बार ये भी कहा गया कि किसान अब भी हठधर्मिता दिखा रहे हैं। जब ये बयान आया किसान आंदोलन के बड़े चेहरों के द्वारा कि भाई अब भी जब सुप्रीम कोर्ट मैदान में आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद जाहिर की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट कमेटी बना रहा है, कानून को भी रिव्यू करेगा, उसके बाद आगे बातचीत करेगा, और कहीं ना कहीं जो सरकार है उसके रवैये पर भी सवाल खड़ा कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन फिर भी बयान आया कि जब तक कृषि कानून की वापसी नहीं होगी तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि आप लोगों को भी अब स्टेप लेना चाहिए, आप लोगों को भी अपने आंदोलन को लेकर नरम रुख अख्तियार करना चाहिए? जी, एक तो हमारे यहाँ रागनी चल रही है, पूरी आवाज कब आ रही है हमें। और अभी आपने जो बताया हठधर्मी वाली आवाज मुझे आई थी अभी, तो ये हठधर्मी आपको लगता है कि किसान हठधर्मी वाला आदमी है? नहीं, ये आरोप लगाया जा रहा था सत्ता पक्ष के द्वारा, अब भी ये आरोप लगाया ही गया है कि आप लोग हठधर्मिता दिखा रहे हैं और अब भी आप लोग पीछे हटने को एक कदम भी तैयार नहीं है। हमारे 70-75 हमारे भाई शहीद हो गए, वो कैसे शहीद हुए हैं वो सरकार भी जानती है, आप सब लोगों ने भी देखा है कैसे शहीद हुए हैं वो। कोई आत्महत्या कर रहा है, कोई ठंड में मर रहा है, तो इनको शर्म आनी चाहिए। अब ये आज तक मोदी जी ने 2 शब्द नहीं बोले उनके ऊपर, आज तक मोदी ने 2 शब्द नहीं बोले। वो यही जो आज कह रहे हैं ना हठधर्मी, ये वही किसान है जिन्होंने सत्ता में लेकर आए थे बीजेपी सरकार को। आप बार-बार इस बात को कई बार प्रधान जी सुनिए प्रधान जी, मुझे आप एक चीज बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने जब आपको आज से कई दिन पहले ये बोला था कि आप आइए हमको अपनी समस्या बताइए, तब आप नहीं गए। जब सुप्रीम कोर्ट ने आपसे कहा कि आप कमेटी के मेंबर बन जाइए, आप बोलते हैं कि हम उसके मेंबर नहीं बनेंगे। तो हठधर्मिता तो आपकी भी है ना यहाँ पे? भैया मुझे ये बताइए, सरकार हमने बनाई थी या सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी? माननीय सुप्रीम कोर्ट को तो सुप्रीम कोर्ट का कुछ तो रोल है ना, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट को तो इसलिए मंजूरी माना पड़ा कि सरकार हमारी सुनने नहीं। सरकार तारीख पे तारीख दी जा रही है, तो ये काम सरकार का नहीं है कि जनता को देखे जनता परेशान क्यों है। चलिए ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की भूमिका को लेकर आपके अंदर अभी असमंजस है, क्योंकि आप अभी ये स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे पूरे के पूरे तंत्र में 3 सिस्टम है, न्यायपालिका है, विधायिका है और उसके साथ कार्यपालिका है। तीनों की भूमिका को ना हम कम कर सकते हैं ना ही हम ज्यादा कर सकते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी ने बेबाकी से अपनी बात रखी और एक दूसरे को सुना। और विपक्ष की आज बहुत अच्छी एक बात मुझे लगी कि उसने खुलकर स्वीकार किया कि प्रधानमंत्री मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको आगे आना चाहिए। और अगर किसान ये मांग कर रहा है कि आइए हमसे बातचीत कीजिए, तो एक बार प्रधानमंत्री मोदी को एक कदम आगे आकर अपने किसान से सामने आकर बातचीत करनी चाहिए। मेघना, और बिल्कुल विपक्ष के भी कुछ सवाल थे जिनका जवाब आज उन्हें मिल गया होगा, और जाहिर तौर पर किसानों के जो तमाम सवाल थे सुप्रीम कोर्ट लगातार उसका जवाब भी दे रहा है। ऐसे में ये बड़ी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट मैदान में जरूर आया है, लेकिन मुद्दों का समाधान कब होगा, कैसे होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा।